कर ले एफबीडी के ऊपर, तो टाइटल का नाम लिखिए एफबीडी। एफबीडी मीन्स क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी मीन्स क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम किसका? फ्री बॉडी डायग्राम देखना है तो एक सिस्टम का। किसका? एक सिस्टम का। मैंने बोला था कि ये जो फ्री बॉडी एफबीडी डायग्राम है, जो फ्री बॉडी डायग्राम पूरे न्यूटनियन, पूरे एनएलएम का बेस है, ठीक है। जिसे एनएलएम का बेस जिसे बोलते हैं वो क्या है? यही है, ठीक है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर स्केच नहीं करने आ रहा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर स्केच करने नहीं आ रहा, तो आप भूल जाना, आपको एनएलएम अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो एनएलएम में पकड़ बनाने के लिए आपको एफबीडी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलएम ही नहीं, एसएचएम, साउंड वेव, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या? एफबीडी। तो एफबीडी अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्दर आने वाले बहुत सारे चैप्टर में क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप तो फोकस करेंगे ही करेंगे, फ्यूचर के लिए भी फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। तो एफबीडी का जो मतलब एफबीडी जो है, समझ गए इसका महत्व क्या है अपने लाइफ में? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली में है क्या? तो एक सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या करना? सेपरेट करना। मैंने क्या बोला? फिर से सुना, मैंने बोला एक सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या करना? हमने सेपरेट करना है, ठीक है। ये पूरी एनएलएम का बेस है, ठीक है। अच्छा, किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्स को सेपरेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो बहुत सारे फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेज है। किसी सिस्टम पर लगने वाले बहुत सारे क्या है? फोर्सेज होंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिज्म और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में है, जो सिलेबस में पढ़ना है, वो मैक्सिमम 3 या 4 ही क्या करना है हमको? फोर्सेज को इक्वेट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या करना है हमको? सर 3 फोर्सेज क्या करना है हमको? स्टडी करनी है, ठीक है। तो किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेज का स्टडी करना है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कितने करने हैं? 3। नाउ फर्स्ट, टेंशन। अच्छा लगा सुनकर? इसका नाम है तनाव, हिंदी में है ना, टेंशन। अच्छा, जब आपके लाइफ में ज़्यादा टेंशन और तनाव होगा तो हम कोशिश करेंगे नॉर्मल करने का। करने का नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, टेंशन और नॉर्मल जब आपके ऊपर जब हावी हो चुका होगा ना, त्रिपुरारी, कैन यू हियर मी, तो तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे गधा, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तुम ही को बोल रहा, अभी नहीं सोच रहे, सुनाई दिया? हाँ, तो कितने फोर्सेज आ गए हैं देखते देखते? 3। पहला बोलो है सदमा में नहीं है ना? दूसरा क्या है? चौथा बोल ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चढ़ा उठा के चला है और रास्ते में भी उतरा नहीं है, कोची वो बैठ गया है। अच्छा, साइकिल चला कर है, चल ठीक है। कुछ चढ़ाया नहीं है ना, रुक कर कहीं? चलो ठीक है, तो समझ गया ना। तो देयर आर 3 कितने हैं? फोर्सेज हैं, जिसको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है किसी सिस्टम के ऊपर। तो किसी सिस्टम के ऊपर ये तीनों फोर्सेज आएंगे और क्या करना है? हमें इजीली सेपरेट करना है, और हमारा क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या हो जाएगा? एक डायग्राम स्केच, एक किसी सिस्टम पर लगने वाले बहुत सारे फोर्सेज को इक्वेट करना है, सेपरेटली बाहर बाहर करना है, ठीक है। भाई इसके ऊपर ये लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यूं ऐसे धक्का मार रहा है, ठीक है। तो वो बताने क्या समझ में आया? सिंपल। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करने से पहले, मतलब किसी सिस्टम पर जो हमें फोर्सेज को जो बनाने से पहले हम इन सारे का मतलब समझ लेते हैं कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके डिफिनीशन से भी हम क्या करते हैं? रूबरू हो जाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत ही होगा, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है समझ लें, तो फटाफट टेंशन क्या होता है देख लीजिए। तो टेंशन मतलब तनाव। तो पहला इसमें हम समझते हैं वेट। क्या समझते हैं? वेट। तो टाइटल का नाम लिखिए वेट। वेट के बारे में लिखो फटाफट, फिर समझते हैं वेट क्या होता है। मोस्टली क्या है देखो, अगर देखो ये क्या है? दिस इज अर्थ माता, समझना ध्यान से। इस अर्थ माता के ऊपर कोई क्या है? एम मास का एक ब्लॉक है। तो किसी भी अर्थ के ऊपर अगर हमारे पास क्या है? एम मास का अगर कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना एक्सर्ट होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड टू वेट। नहीं समझ में? वेट एक फोर्स है, बात समझ में ना। और ये कितना होता है? इसका मास m है, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? g, फोर्स इनटू मास, यही होगा। नहीं समझ में? इसको लिख लीजिए आप लोग, नहीं समझ में? अरे फोर्स इंटू, अच्छा मैं उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ चलिए, होता फ्लो में हो जाता है कभी कभी। लिख लीजिए द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट, फटाफट लिखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ, बस अर्थ कुछ लगा लो, बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी एम मास, लिख एनी बॉडी एम मास
इट्स कॉल्ड हो गया, चलो इट्स कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, मिटा दो। वेट समझ में आ गया? इसको फिल ले लेते हैं, फिल ले लो, इसे मान लेते हैं दिस इज देखो दिस इज पेंडुलम हियर, ये एम मास का एक बॉब है, क्या है एम मास का क्या है बॉब है, ठीक है। तो इस एम मास के बॉब पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी, नीचे डाउनवर्ड एम जी, हाँ या ना, कोई दिक्कत? डायग्राम अगर अच्छा लग रहा है तो बना लो, ठीक है। क्या बनाओगे, दिस इज अर्थ माता और इसके ऊपर कौन है, त्रिपुरारी खड़ा है, बना लो। चलिए अगला लिखो नॉर्मल, फटाफट लिखो नॉर्मल रिएक्शन। क्या है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ध्यान सुनेगा आप लोग। देखिए ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, क्या मैंने बोला, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने खुद के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। कांटेक्ट फोर्स होता है, क्या होता है पहला समझ लीजिए। नॉर्मल फोर्स क्या, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। पहले बात समझ में आए, कौन सा फोर्स होता है, और ये कांटेक्ट फोर्स अपने सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनेगा। नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा कंपोनेंट का, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। ये कांटेक्ट फोर्स अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लेट्स सपोज गिवन एग्जांपल, सरफेस, ये क्या है, एक सरफेस है और ये क्या है, अपना एक एम मास का ब्लॉक है। एम मास क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो एम मास का ब्लॉक है, ये सरफेस पड़ा है। देखो अगर मान लेते हैं आपका ही कुछ वेट है, अगर आप अर्थ पर खड़े हो तो आपका कुछ वेट है कि नहीं है, तो एम जी कुछ वेट तो है ना, तो वेट कितना होगा, मान लेते हैं नीचे एम जी होगा, नीचे कितना एम जी होगा ना। अब एक्शन टू रिएक्शन आपको पता है, अगर आप किसी के ऊपर जितना ऐसे फोर्स लगाओगे वो भी अपोजिट उतना फोर्स लगाएगा ना। तो मतलब एम जी अगर नीचे लग रहा है तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या होगा, अपने परपेंडिकुलर, सरफेस क्या करेगा, अपने परपेंडिकुलर एक क्या करेगा, नॉर्मल देगा इस ब्लॉक को, क्या देगा, एक नॉर्मल देगा। बात समझ ना, ठीक एम जी के अपोजिट, नहीं समझ। अब यहाँ पर यह कहना बहुत गलत है कि ये एक्शन टू रिएक्शन हो रहा है। एक्शन टू रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, बात को समझना। अभी इस चीज़ को मैं फील कराऊंगा, एक्शन टू रिएक्शन नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोल देते हैं कि जितना एक्शन करेगा उतना रिएक्शन करेगा, ये थोड़ी बहुत एक गलत फहमी है। मैं इसको आगे चलकर बड़े लेवल पर डील करूंगा कि एक्शन टू रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना हम समझ लेते हैं, एक्शन टू रिएक्शन और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर जितना वेट देगा, ये सरफेस अपने परपेंडिकुलर इस ब्लॉक क्या करेगा, एक नॉर्मल देगा, ठीक है। ये नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट होगा ये एक फोर्स है। क्या है, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। ये इसी क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो कंपोनेंट है ना नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल का जो कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स अपने सरफेस से क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल और लेते हैं आपके समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर मैं ब्लॉक को ऐसे रख दिया, कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया, और ये एम मास का है, कितने मास का है, तो बताओ ये जो नॉर्मल आएगा वो किधर आएगा, तो सरफेस अपना ऐसे है, तो नॉर्मल क्या आएगा, परपेंडिकुलर इसके ऐसे ना आएगा, तो ये ऐसे देगा। बात समझ में आ गई, नहीं, फील आ गया क्या, ये दोनों समझ में आ गया। इसको भी लिखना चाहोगे अंग्रेजी में, लिख लो। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, लिख लो फटाफट। इट इज अ कंटेक्ट ऑफ इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। हो गया, हो गया, क्या बोला, पीछे से आवाज दो। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। हाँ या ना। लास्ट में बच गया क्या, तनाव। थोड़ा अच्छा लगता है तनाव को पीछे से लेकर आने में। चलिए फील करते हैं टेंशन क्या है, ठीक। अच्छा टेंशन जो होता है ना, टेंशन हमेशा mg फोर्स से क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, क्या होता है, टेंशन क्या होता है, mg फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है। मतलब टेंशन, सॉरी mg ही बोलना गलत हो गया, मैं ऐसे बोलता हूँ, टेंशन फोर्स हमेशा किसी, जैसे इसको फील करा देता हूँ तब मैं बोलता हूँ डिफिनीशन में, ठीक है। टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब क्या होता है, तनाव। अब तो तनाव आया कहाँ, रस्सी में, स्ट्रिंग में, है ना। सबसे बड़ी बात है कि तनाव कहाँ महसूस हुआ, तो तनाव मतलब जहाँ पर होता ना, हम लोग दिया बोलते हैं खिंचाव, और इसमें इतना खिंचाव आ रहा है ना, इस रस्सी में, इस तो खिंचाव कहाँ आएगा। अब लकड़ी में तो खिंचाव तो आएगा नहीं ना,
हाँ काहे ना आएगा गधे का, आ सकता है, इसमें भी आ सकता है खिंचाव, ठीक है, भले आपको दिखता नहीं है लेकिन हम इसको पकड़ के इधर पे खींच रहे तो कुछ तो खिंचाव आ रहा होगा ना, नहीं, अरे इसके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, पर माइक्रोस्कोप लेवल देखो तो शायद दिख जाए, ना दिखे तो क्या दिक्कत है, खराबी क्या इसमें है ना, अच्छा ही तो है। लेकिन हाँ जहाँ पर आपको क्या दिखे, खिंचाव महसूस हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऐसे सारे केसेस में जो फोर्स आते हैं वो उसमें फोर्स क्या आता है, mg भी होगा, तनाव भी होगा, ठीक है, जिसे मान फील कर देते हैं, जिसे मानते हैं। देखिए ये क्या है, अपना m मास का ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से क्या है, एक स्ट्रिंग से क्या है कनेक्टेड है, तो एक हमारा क्या है m मास का एक बॉब है जो एक स्ट्रिंग से क्या है कनेक्टेड है और यहाँ पर हिंज हुआ है, ठीक है, हिंज हुआ है। तो इसमें अगर नीचे कितना mg फोर्स लग रहा होगा भाई, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे फ्री कर दूं तो m मास कुछ तो लोड होगा ना, अपने लोड की वजह से नीचे mg फोर्स लग रहा हो तो ये नीचे आ रहा होगा, जब नीचे आ रहा तनाव कैसे आएगा, तनाव ऊपर ना जाएगा, नहीं समझ में, इसे मैं कैसे दिखाऊँ, चलो फील कर लो, महसूस कर लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दिस इज ये मेरा क्या है, मास्क है, मैंने इसको ऐसे टांग दिया, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मैं इसे लटका देता हूँ ऐसे, देखो, अरे भाई लटक जा, देखो है ना, दिखा कि नहीं दिखा, अब देखो ये क्या है, m मास का कुछ ब्लॉक है, इस रस्सी से क्या है अटैच्ड है, तो जब मैंने इसको यहाँ पर लगाया देखो तो mg फोर्स नीचे से खींच रहा होगा, तनाव किधर महसूस हो रहा है, ऊपर ना, तनाव ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमें तनाव जो होता है, जो टेंशन होता है, हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स के मतलब किसी दूसरे फोर्स के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है, मान लो अगर हमने mg फोर्स नीचे लगाया तनाव हमेशा ऊपर होगा, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगाया तो तनाव ऊपर आएगा, अगर मान लेते हम किसी स्ट्रिंग को अगर अपना फोर्स लगाकर ऐसे खींच रहे हैं, तनाव क्या आएगा, उसके हमेशा अपोजिट आएगा, ठीक है। तो यानी कि टेंशन जो होता है हमेशा किसी फोर्स क्या होता है, एक अपोजिट होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और टेंशन क्या होता है, तनाव एक होता है, और तनाव कहाँ आएगा, रस्सी स्प्रिंग स्ट्रिंग में आएगा, बात समझ ना, नहीं समझ, तो बोलो इसमें टेंशन कहाँ आएगा, इसमें अगर mg फोर्स अगर नीचे लग रहा होगा तो इस रस्सी में तनाव क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, हो गया। और एक बात और, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 20 kg का ब्लॉक है, देखिए अब एक ही रस्सी से हमने 2 ब्लॉक क्या करा ऐसा लटका दिया है, तो मैं पूछूंगा देखिए यहाँ पर भी कुछ mg फोर्स होगा, यहाँ पर भी कुछ mg फोर्स होगा, तो हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे, यहाँ पर भी इस ब्लॉक के ऊपर भी कुछ फोर्स नीचे लग रहा होगा, है ना, बाय द ग्रेविटी, इसके ऊपर भी कुछ फोर्स लग रहा है बाय द ग्रेविटी, तो दोनों के कारण इस रस्सी में इधर भी तनाव आएगा, इधर भी तनाव आएगा, क्या वो तनाव जो टेंशन होगा क्या इस रस्सी में सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो सेम होगा, क्या रहेगा, सेम, क्योंकि अगर रस्सी सेम तो तनाव टेंशन सेम, बात समझ ना। तो अब डिफरेंट नहीं सोच लेंगे कि नहीं सर इधर का मास ज़्यादा, mg ज़्यादा, मतलब इधर का तनाव शायद ज़्यादा होगा, इधर कम, नहीं, रस्सी एक ही है, क्या है, रस्सी एक तो टेंशन विल बी सेम, ठीक है, बात समझ ना। ये एक नोट पॉइंट बनाकर दिमाग में छाप लेंगे, हम आएंगे तो रिपीट करेंगे। देखिए अब जेई के एक्सपीरियंट है, आपको क्या चाहिए, एक थीम मॉडल चाहिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या है, बस आप दिमाग में सेट करिए। अब हर चीज़ को मैं लिखवाऊंगा तो फिर आप बेकार है जेई का एक्सपीरियंट बनना, ठीक है, वो बोर्ड वालों को होता है, जो मैं छपवा के चलता हूँ, वेट बाबू लिख यहाँ पर खूब डिफिनीशन भर दूंगा, नॉर्मल पूरा डिफिनीशन लिख कर चलूंगा, आप खाली मुंह से सुनिए, अपना जो मन करे उसे छाप लीजिए, मैं भी एक शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें काम निकालना है, बस अंडरस्टैंड करना है ना, जो चीज़ें यूज होंगे उनको हम किस किस नाम से कैसे कैसे कॉल करेंगे और क्या क्या उन्हें हम देखने का हमारा नज़रिया रहेगा, बस उसे मैं ऐसे थीम बनाकर ऐसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल को लिखवाने की जरूरत है अंग्रेजी में, कुछ नाराज जाएंगे, अरे सर ये लिखवा, ये लिखवाने में क्या आता है, लिख ही लो। व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग या रोप, थ्रू अ स्ट्रिंग या रोप, द स्ट्रिंग या रोप, द स्ट्रिंग या रोप, द स्ट्रिंग या रोप, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, हो गया नहीं, इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट क्या होता है, अरे वही टेंशन भाई, लास्ट में नहीं समझा, चलिए मैं इरेज कर दूं, सारा डायग्राम मन कर तो बना लीजिए, फिल लेकर बनाइएगा आप लोग। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप स्केच करें, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करने के लिए जितने फोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी उसकी हमने अंडरस्टैंड अच्छे से कर ली, हाँ या ना बोलो, सबको आ गया है ना, नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करते हैं और सिंपल कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, मैं जा रहा हूँ मिटाना, है ना, मिटा दो, चलिए
अब हम कहीं कहीं आएंगे क्वेश्चन में तो बताएंगे नॉर्मल और वेट के बारे में और डिटेल में, कि नॉर्मल और वेट जो थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आगे चलकर कुछ क्वेश्चन में, वहाँ पर हम इस थ्योरी को और अच्छे से क्लियर कर देंगे। बस अभी मोटी मोटा हमने रफली समझा कि टेंशन क्या होता है, ठीक है। टेंडेंट टू एक्सटेंशन क्या है, जो तनाव होता है ना, हाँ। तो और दूसरी बात वेट क्या होता है आपने समझ लिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या, और क्या, नॉर्मल भी आपने समझ लिया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आइए इस ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। दिस इज बॉडी, ठीक है। इसका मास कितना है, m है, ठीक है। एक किसी सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका डायग्राम स्केच क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करते हैं। तो जब ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा होगा तो तो अगर ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा है, ठीक है। चलिए मान लेते टेबल पर रखा है। ये ब्लॉक क्या है, ऐसे टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। तो ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ तो पहला नंबर इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेज आ सकते हैं, अब बी डायग्राम बनाना। तो इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लेंगे, तो इस ब्लॉक को मैं उठाकर लाऊंगा बाहर, क्या लेकर आऊँगा, बाहर। अब इसका क्या करूँगा, एबीडे बनाऊंगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक mg लग रहा होगा, तो यहाँ बनाऊंगा नीचे एक mg, है ना। अब इस सरफेस के, जिस सरफेस के कॉन्टेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलरी एक कंपोनेंट आएगा, उसी कंपोनेंट को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, ये ना बात हुई तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा। बात समझ में, नहीं समझ में, चलिए छाप लीजिए। और देते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम, जैसे मान लेते हैं एक और लेते हैं। M1 है, M2 है, M1। चलिए ऐसा करते हैं। चलिए देखिए ध्यान सुनिए। अब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से भी कनेक्टेड है ना। तो मतलब जैसे मान लेते हैं एक और लगा लेते हैं, यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं, F फोर्स, ठीक है। ऐसे मैं कुछ लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फोर्स और एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब बताइए, अब बनाइए। मैंने अगर एक फोर्स इधर से भी मैंने कुछ लगा दिया, अब बनाइए। फिल लेकर बनाएंगे, फिल लेकर। हो गया, डन। आइए मैं बनाता हूँ, देखो इधर ध्यान सुनो आप लोग। देखिए क्या है, ये दो ब्लॉक क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और दोनों ब्लॉक क्या है, एक सरफेस पर रखे गए हैं, ठीक है। तो नो डाउट इस ब्लॉक का मास m है, तो नीचे एक ग्रेविटी फोर्स आएगी m1 जी, है ना। और इस पर भी कुछ फोर्स ग्रेविटी आएगी। तो दोनों पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट, बिकॉज दोनों का मास डिफरेंट, दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा ना mg। तो mg डिफरेंट होगा, तो दोनों का इस सरफेस, दोनों का जो नॉर्मल होगा दोनों पर, इस सरफेस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल इस पर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो इन ब्लॉक का जो नॉर्मल आएगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना। अब सवाल थोड़ा सा कुछ घुमावदार है, कैसे समझते हैं। अब ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या है, दोनों ब्लॉक है। अब दोनों ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इधर से एक फोर्स F लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, दो ब्लॉक है एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं। तो बताइए दो ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, आप इधर से धक्का मारोगे तो इस पर तो हमने F फोर्स लगाया। तो जब हम इस वाले ब्लॉक पर अगर हम F फोर्स लगा रहे हो, क्या ये वाला ब्लॉक इसको धक्का नहीं मार रहा होगा, सोच कर देखिए। हमने इस पर अगर F फोर्स लगाया तो ये वाला ब्लॉक भी इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस पर हम जितना धक्का मारेंगे कुछ नहीं तो ये वाला भी इस पर धक्का देगा ना। तो अगर ये वाला M1 अगर M2 को धक्का मारेगा, क्या M2 भी M1 को नहीं धक्का मारेगा ना। अब सवाल उठता है कि M1 M2 एक दूसरे को कितने से धक्का मारेंगे, एक दूसरे को कितने। तो ध्यान से, इधर से हमने फोर्स लगाया, मेरे अकॉर्डिंग ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो सरफेस है इस वाले ब्लॉक के सरफेस से कनेक्टेड है। इस ब्लॉक, देखिए इस ब्लॉक का सरफेस और इस ब्लॉक का सरफेस दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने की वजह से अगर हमने इधर से F फोर्स लगाया तो ये वाला इसको नॉर्मल फोर्स देगा, इसे M2 मान लेते हैं। वो नॉर्मल फोर्स कितना दिया, N1 दिया। तो अगर ये वाला इसको नॉर्मल N1 दिया होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला भी उसको उतना ही दिया होगा, नहीं समझा। क्योंकि हमने देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता हूँ, एक्शन टू रिएक्शन पर ये कहना गलत है। एक्शन टू रिएक्शन एक्चुअल में यहाँ पर हो नहीं रहा है, ध्यान सुनेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि उसी के लगभग में हो रहा है डाटा, ये डाटा जो है उसी के अप्रोक्सीमेट हो रहा है। एक्शन टू रिएक्शन कोई मतलब एक सुटेबल वर्ड नहीं है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर पाता है। एक्शन टू रिएक्शन बाय द वे डिस्कवर हो गया था वर्ड, जो हम आज उसी को मानकर चलते हैं कि नहीं भैया ये सही है। पर एक्चुअली में एक्शन टू रिएक्शन क्या है, एक एरर वर्ड है। क्या है, एरर है, जिससे हम न्यूटन के थर्ड लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और न्यूटन दादा को भी आज तक हम गलती मानते आते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हमने F फोर्स लगाया तो ये वाला ब्लॉक जितने से उसको धक्का मारेगा वो वाला ब्लॉक भी उसको उतना ही से धक्का मारेगा। अब कहोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट है एक्शन टू रिएक्शन, ये वाला जितने धक्का मारेगा उतना से मारेगा। नहीं, मैंने बोला स्पेशली मैंने आपको समझाया कि एक्शन टू रिएक्शन यहाँ पर होना क्या है, थोड़ी सी आप समझेंगे, ठीक है। नहीं समझ रहे, एक्चुअली हो रहा है एक्शन टू रिएक्शन, लेकिन एक्शन टू रिएक्शन जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना ये मेरे लिए गलत है यहाँ पर बताना। बस इतना आप मान के चलेंगे कि जितना से धक्का मारेगा ये वाला उसको उतना से वो भी मारेगा। तो इसने अगर नॉर्मल N1 दिया होगा तो वो वाला भी उधर से कितना नॉर्मल देगा, हमेशा इस बात को याद रहेंगे। चलिए, तो इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स आएंगे, चलिए इसको यहाँ पर स्केच बनाते हैं। इधर से मैंने एक F दिया ना, और हमने जब इसको F फोर्स दिया ना, इधर से F फोर्स इधर दिया, तो ये अगर F फोर्स गया होगा तो फिर इस ये वो ब्लॉक इसको नॉर्मल N1 इधर दिया होगा, हाँ या ना, दिया होगा ना N1 नॉर्मल। फिर इसको M1 मास है तो नीचे ग्रेविटी mg से खींचा होगा। अब इस ग्रेविटी से नीचे खींचा होगा तो भाई ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए नहीं, जिस पर रखा गया वो भी तो एक सरफेस है ना, तो इसके ऊपर भी एक नॉर्मल ऊपर आया होगा ना, है ना। इसे N से मान लेता हूँ, है ना। चलिए, क्या आसान है स्केच करना, इसके ऊपर स्केच करते हैं, इसके ऊपर M2 मास के ऊपर। तो भैया इधर से अपने F फोर्स दिया होगा तो ये वाला ब्लॉक उससे कनेक्टेड है ना, तो ये वाला ब्लॉक उसको धक्का मारा होगा ना, धक्का मारा, तो ये वाला ब्लॉक उसको नॉर्मल, अगर इसने इसको नॉर्मल दिया क्या इसने उतना ही नहीं फोर्स देगा उसको, दिया होगा। तो मान लेते ये वाला भी इतना किया, अगर इसने इधर नॉर्मल पाया होगा तो इसने भी क्या करा होगा, इसने भी उसको नॉर्मल N1 ही दिया होगा, ये वाला फोर्स बराबर, ठीक है। नीचे कितना इसमें M2G आया होगा, भाई मास M है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके सरफेस पर रखा हुआ तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, उसे मैं इसे N2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, N है N1 है, इसे मैं N2 मान लेता हूँ। समझ में कि नहीं, क्या डायग्राम स्केच करने हैं, आसान है कि नहीं आसान है, सबको समझ में है। चलिए एक दो और कर लेते हैं हम लोग, ठीक, एक दो और कर लेते हैं। चलिए अगला देखो आप लोग, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन से हमारे पास M1 है, इसको रस्सी से मैंने बांधा हुआ है, M2 है, दोनों को मैंने एक ऐसे रखा हुआ, मैं F फोर्स लाकर खींच रहा हूँ। अब दोनों के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेज होंगे उसको आप क्या करिए, बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। इसका इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये दोनों ब्लॉक हैं M1 M2 एक दूसरे को एक स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है, इसे मैं F फोर्स लाकर खींचूंगा। जब मैं F फोर्स लाकर इसे खींचूंगा तो क्या इस रस्सी में तनाव नहीं आएगा, इस रस्सी में तनाव कैसे आएगा, जब हम इसको खींचेंगे फोर्स लगाकर तो ये वाला आएगा खिंचाएगा, तो ये वाला बाहर आएगा, इसके वजह से भी इसके वजह से तनाव इधर आएगा, और इसकी वजह से भाई इसके पास भी कुछ मास तो है ना, ये भी रुकना चाहेगा ना, तो ये रुकना चाहिए, तो इसकी वजह से भी क्या इसमें तनाव ऐसे आएगा, नहीं समझ, इसकी वजह से तनाव कैसे आएगा, ऐसे आएगा इधर की तरफ, और इसकी वजह से तनाव आगे की तरफ आएगा। सोच के देखो, है ना भाई, अगर मान लेते हैं दोनों के पास मास है ना, तो हम इसे F फोर्स लगाकर इसे खींच रहेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो तनाव महसूस होगा तो इस फोर्स के अपोजिट में बोले हैं, इधर होगा। अब भाई ये भी कुछ M मास है ना, तो इसके पास भी M मास है, इसके पास भी कुछ फोर्स आएगा ना, भाई इसके पास भी कुछ मास है, इनर्शिया है, तो इनर्शिया के कारण ये रेस्ट में रहना चाहेगा, तो भाई अपने कुछ फोर्स तो लगाएगा ना इसे रुकने के लिए, तो इसकी वजह से भी जो रस्सी में तनाव, से मान लेते हैं 100 kg का बॉल है, आप रस्सी को इसे पकड़े हो, ढीला खींचे हो, तो उसे खींचोगे तो भाई इसमें तनाव आएगा ना इसे, तो इसकी वजह से जो तनाव आएगा वो इधर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से तनाव क्या आएगा, उधर की तरफ आएगा, ठीक है। दोनों का अपोजिट बोले, हमेशा फोर्स की क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसका स्केच बनाइए, इसका स्केच कैसे बनेगा, M1 मास, इसमें तनाव कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मान लो T1, अभी इसकी वजह से जो तनाव आएगा वो T1, तो इसकी वजह से तनाव कितना आएगा, T1, क्योंकि बिकॉज रस्सी विल बी सेम देन टेंशन विल बी आल्सो सेम, तो दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड है ना, दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना, बोलो, ठीक। ये मत कहना सर मास डिफरेंट अलग नहीं, तनाव सेम, रस्सी में तनाव वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा नीचे क्या है, M1G मान लेता हूँ, ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल, कोई आपत्ति, इस पर बोलिए, इस पर तनाव कैसे आएगा, ऐसे ना आएगा, इधर आएगा ना ऐसे, नीचे कितना आएगा, तनाव के ऊपर नॉर्मल मान लो, अलग नॉर्मल मान लेता हूँ, इधर क्या है, इसमें फोर्स भी अलग रहा है ना, आसान है कि नहीं आसान है, बोलिए फटाफट, सिंपल है ना। चलिए ठीक है, इसी तरह से अगर आप स्केच करना, आप किसी सिस्टम पर लगने वाले जो एक्स्ट्रा जो फोर्सेज है ना, नेचुरली जो एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं, अगर आप उसे मतलब एनालिसिस करना सीख गए, उसका डायग्राम बनाना सीख गए, तो वो एनएलएम आपको आज ही आसान हो गया, टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस एनएलएम में नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, सस्ता है ना, सस्ता प्लस टिकाऊ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। एक और देकर देख लेता हूँ, ठीक है, चलिए फाइनली छाप लीजिए इसको।
चलिए एक और देख लें, मिटा दो इसको ना, जिसे आते हैं इसको लेकर। दिख रहा है ना? ठीक है, इसे अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ। अब यहाँ पर एंगल भी आ गए, क्या आ गया? अब यहाँ पर एंगल भी आ गए, अब आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल्स भी आ गए, चलिए फाइंड करते हैं, मैं फाइंड करता हूँ। देखो इधर देखो, क्या कर लोगे आप लोग? नहीं ना, कोई भी नहीं करेगा। देखो इधर, हमको पता है, अभी सीख रहे हैं आप लोग। चलिए ये M1 मास है, चलिए तो पहले देखिए ये M1 जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो सिंपली फंडा क्या होगा, इसमें भाई टेंशन दोनों में सेम आएगा, है ना भाई। रस्सी से करंट दोनों में आने वाला टेंशन क्या है, सेम है, तो मैं टेंशन TT मान लेता हूँ। इधर भी टेंशन, इधर भी रस्सी सेम, दैन टेंशन विल बी सेम, है ना। रस्सी सेम तो टेंशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। चलिए टेंशन को हमने एज्यूम कर लिया, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। चलिए अब इस ब्लॉक को हमने एक सरफेस पर ऐसे रखा हुआ, इंक्लाइन पर। कैसे रखा हुआ है? तो नो डाउट इसके ऊपर एक नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे आएगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। नॉर्मल हमेशा जो मान लेते हैं, जो भी ब्लॉक जिस सरफेस पर रखा होगा हमेशा नॉर्मल उस सरफेस खुद क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स होता है ना, एक नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, जो खुद के सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मली क्या है, कांटेक्ट फोर्स, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। चलिए इसे मैं N1 से डिनोट कर दूँ। अच्छा, अभी कुछ एंगल पर रखा हुआ है, तो भाई इसके ऊपर mg आएगा। तो mg कैसे आएगा? तो mg हमेशा डाउनवर्ड अर्थ किधर होता है, हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर। सॉरी मैं भूल गया एक वर्ड लिखवाना आपको, जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। तो mg जो होता है वो क्या होता है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर, तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो mg फोर्स है क्या होगा, डाउनवर्ड द अर्थ, मतलब नीचे ही होगा ना। अब इसी तरह कैसे तिरछा तिरछा लगेगा, आप ऐसे मत करेंगे, नहीं ऐसे लगेगा एमजी, नहीं, वो हमेशा डाउनवर्ड क्या होता है, अर्थ होता है। क्या होता है, अगर ऐसे इंक्लाइन ब्लॉक रखा है तो वो डाउनवर्ड अर्थ ही लगेगा, सेंटर की तरफ, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो ना? मैंने ये वर्ड लिखना भूल गया था, इफ़ यू डोंट माइंड, आप समझ गए होंगे, है ना। mg, तो मैं M1 मान से तो M1g कर दूँ, हाँ या ना। अच्छा, ये नॉर्मल ऐसे गया है, नॉर्मल मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। तो अगर यहाँ पर अल्फा एंगल बना है तो बोलो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ भी अल्फा बनेगा, हाँ या ना। अगर यहाँ पर अल्फा एंगल तो यहाँ पर अल्फा एंगल बनेगा। सर कैसे? देखो ये अल्फा है तो ये अगर mg नीचे आएगा तो ये 90 होगा, 90 होगा ना। अब देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा, ये 90, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। भाई ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या था, इंटीरियर एंगल का सम 180 बराबर होता है। तो भाई ये क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस अल्फा घटाए तो वही नहीं होगा। भाई ये 90 है तो 90 अल्फा होगा, तो 90 में से अल्फा घटाओ, जो बचेगा वही एंगल आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अब 90, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर, जो ये नॉर्मल आया है वो नॉर्मल क्या, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। ये जो नॉर्मल ऐसे आया है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला टोटल भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। और ये वाला एंगल हमको कितना मिल गया अभी, ये 90 माइनस अल्फा मिल गया ना। तो ये पूरा क्या है, ये 90 है ना, और ये क्या है 90 माइनस अल्फा एंगल है। तो 90, ये पूरे 90 में से, पूरा बड़ा जो 90 है, 90 में से अगर 90 माइनस अल्फा घटाएंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा ना। तो 90 में से 90 माइनस अल्फा घटाओ तो ये अल्फा ही नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा, ये अल्फा। समझ में आ गया, नहीं समझ में? अच्छा, ये क्या है, अल्फा एंगल। तो ये जो हमारा mg है वो अल्फा एंगल पर क्या आ गया, नीचे आ गया। अगर यहाँ पर अल्फा एंगल था तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा एंगल गया ना। अब आपको ये पता है कि जब कोई फोर्स किसी एंगल पर चलता है तो वो नेट फोर्स नहीं होता है, उसके आने वाले कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके नेट फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो mg फोर्स है तो क्या ये mg नेट फोर्स है ना, ये अल्फा एंगल पर आया था, इसका नेट फोर्स किधर होगा, इसका जो फोर्स है जो क्या होगा, कंपोनेंट बढ़ गया होगा। तो mg का आने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो तो एंगल पर है तो कंपोनेंट बढ़ गया होगा ना। तो ये जिसके साथ एंगल बनाएगा, मैंने क्या बोला, अब कंपोनेंट का मतलब कैसे दिखते हैं, कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, तो जो फोर्स जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट आता है। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो, मैंने बोला जब भी कोई फोर्स किसी एंगल पर चलता है तो वो उसका नेट फोर्स नहीं होता है, उसके जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट में बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट में कैसे बढ़ते हैं, तो वो फोर्स जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब उसके क्या आएगा, साइन का आएगा। अब साइन कैसे आएगा, तो ध्यान सुनिए, जिसके साथ कॉस आएगा उस कॉस के परपेंडिकुलर हमेशा साइन आता है, याद रखिएगा। जिसके साथ कॉस आएगा उस कॉस वाले लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए mg इसके साथ एंगल बना रहा है,
तो इधर क्या आएगा, तो इस वाले लाइन पे क्या होगा, m1g cos अल्फा है ना। अब इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर साइन आएगा हमेशा, जिसके साथ कॉस बनता है उसी वाले लाइन के परपेंडिकुलर क्या बनता है, साइन बनता है। तो ये वाला लाइन क्या है, कॉस की लाइन हो गई ना, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, साइन है, इसके परपेंडिकुलर कौन आएगा, इधर क्या हो गया, कितना आएगा अपना m1g साइन अल्फा, याद रहेगा। और इस इंक्लाइन प्लेन में एक बात रट लेंगे, हमेशा साइन कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होता है। क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पर ही साइन आता है, ठीक है। मैंने ऐसे रफली बोल दिया पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंने इसे बोल दिया, याद करनी। क्या समझ में आया कि नहीं, क्या इसका डायग्राम बनाने हैं, हाँ यार इसका डायग्राम बनाओ आप लोग। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसका आप बना लोगे, इसका भाई इधर का आप बना लोगे ना, बनाओ, क्या बना लिया आप लोग। इसका मैं बनाता हूँ, देखिए इस वाले प्लेन को मैं ऐसे लेकर आता हूँ, देखिए इंक्लाइन प्लेन है ना, ये अपना क्या है, इधर बीटा है और ये क्या है, m2 है, क्या है, ये ब्लॉक क्या है अपना m2 है, ठीक है। ये इधर क्या है, इस वाले रस्सी में टेंशन लग रहा है, तो इस पर क्या होगा, नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल ऐसे होगा, इसे इधर n1 मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं, नॉर्मल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, mg क्या होगा, डाउनवर्ड अर्थ ऐसे आएगा, ऐसे ना आएगा, है ना। ये अपना क्या होगा, ये अपना बीटा एंगल होगा, इधर क्या आएगा, m2 cos बीटा है ना, और इसके परमानेंट क्या होगा अपना m2g साइन बीटा। आसान है कि नहीं, आसान है, सबको आसान लगा, स्केच कर लेंगे इसे। अब देखिए ये स्केच करने आएगा तभी एनएलएम में क्वेश्चन लगाने आएगा। अब मैं ऐसे इंक्लाइन प्लेन वाले एनएलएम में क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको फिर भी डायग्राम बनाने देगा, कि मैं वहाँ पर सिखाऊंगा कि जब भी अगर एनएलएम के क्वेश्चन को लगाने होंगे तो आपको पहले सेपरेट करने पड़ेंगे किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेज को, कैसे एक्स पर किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेज को एक्स में करने पड़ेंगे सेपरेट, और वाई में करने पड़ेंगे। एक्स में लगने वाले फोर्सेज को अलग करने को और वाई में लगने वाले फोर्स को अलग करोगे, तभी आप इजिली टैकल कर पाओगे क्वेश्चन कैसे करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको, एफबीडी चाहिए। और एफबीडी सिर्फ यहीं तक नहीं है, एचएचएम साउंड ला बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो गया, एक और दे दो, चलिए एक और देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते। चलिए कुछ होमवर्क भी देता हूँ, इसमें कर लेंगे। होमवर्क क्या होंगे, ब्लॉक हो गया, ऐसे कंटेनर क्या हो गया, ऐसे कंटेनर है, क्या हो गया, कंटेनर, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक है, इसमें एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखें, m1 है, m2 है, m3 है, तीनों क्या है, डिफरेंट मैथ के क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे कर लेंगे आप लोग, ठीक है। एक और दे देता हूँ, एक इंक्लाइन प्लेन और देता हूँ। ये क्या है, θ1 है, यहाँ पर एक बॉल है m1 मास का, ठीक है। ऐसे लूहा करा है, क्या कर रहा है, ऐसे लूहा करा है थीटा एंगल पर। आप इसे कर लेंगे, ठीक है। और मजे की बात क्या है, इस सिस्टम का भी मास क्या है, m1 है, इसका m2 मान लेता हूँ, और इस इंक्लाइन प्लेन का भी क्या मास है, m1 है, ठीक है। इसका m2 है, इसका क्या है, m1 है, ठीक है। कर लेंगे आपको, आसान है डील करना है, बोलो। चलिए, जो सबसे बड़ी रॉकेट साइंस थी वो यही है,
एक खत्म हो गया। आपको कल से चैप्टर बहुत मजा आएगा, ठीक है। कल से पूरा प्योर जेई स्टार्ट होगा, जहाँ पर जेई से फर्दर आने वाले क्वेश्चन को कल से आप लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जेई में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार अभी आए हैं, जो नीट में आए हैं क्वेश्चन, कल वो लगना आपसे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारी 2 दिन क्या थी, एक इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, एक बेसिक क्लासेस थी। हम एनएलएम का नींव बना रहे थे। नींव इसलिए बना रहे थे क्योंकि एनएलएम बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन एनएलएम में आने वाले जो फर्दर की जो चैप्टर्स हैं वो एनएलएम को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा काम करा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, आज का टाइटल रहा, और जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करते हैं, और कल के सेशन के लिए आप रेडी रहेंगे। कल की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम कल स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट, ठीक है। आज बस बेसिक थे, ठीक है। चलिए।